नमस्कार। गांधीय आर्थिक चिंतन के संदर्भ में आज हम गांधी के आर्थिक न्याय के सिद्धांत का अवलोकन करते हैं। गांधी ने आर्थिक समानता को आर्थिक न्याय का पूरक माना है। बिना आर्थिक समानता के आर्थिक न्याय की पूर्ति व्यवहारिक नहीं होती और इसीलिए गांधी ये मानते हैं कि समाज प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के नैतिक दायित्व का वहन करे। इसमें किसी प्रकार का दूसरा विकल्प गांधी स्वीकार नहीं करते। उनकी ये मान्यता है कि एक समाज की उत्कृष्टता और उसकी विकास का जो आधार है वो निश्चित रूप से उस समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अनिवार्य पूर्ति, जो मूल आवश्यकताएं हैं उनकी अनिवार्य पूर्ति की व्यवस्था जब समाज करता है तभी समाज विकास की तरफ अग्रसर होता है। क्योंकि गांधी के अनुसार यही ऐसा समाज है जो नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके आर्थिक समानता के माध्यम से आर्थिक न्याय की तरफ अग्रसर होता है। तो गांधी की ये मान्यता कि किसी समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अन्य कानूनी उपायों या अन्य उपायों के साथ साथ ये आवश्यक है कि उस समाज में रहने वाले समस्त व्यक्ति वितरण के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन यापन, आर्थिक जीवन व्यतीत करें। प्रकृति का जो वितरण का सिद्धांत है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के अपनी उत्पादकता के आधार पर प्रकृति समस्त लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता वहन किए हुए है, लेकिन सामान्य जन जब उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या असीमित लालसा का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं या उसका हस्तक्षेप बढ़ाते हैं तो प्राकृतिक असंतुलन और साथ ही साथ वितरण के साधनों में सीमितता या असंतुलन देखने में आता है। तो गांधी वस्तुतः जैसा कि हमने अपने पूर्व व्याख्यानों में देखा कि गांधीय दर्शन शुद्ध मानवतावादी आधार पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव को या किसी प्रकार की संकुचित मानसिकता को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। और गांधी उस विराट दृष्टिकोण के आधार, विराट मान्यता के, मानवतावादी मान्यता के आधार पर एक प्रकार का ऐसा दर्शन प्रस्तुत करते हैं जो आर्थिक विषमताओं और आर्थिक असमानताओं को दूर करके आर्थिक न्याय की सुनिश्चितता स्थापित करता है। ये दर्शन, जिसको गांधी ने श्रम पर आधारित माना और आर्थिक तत्व में प्राकृतिक वितरण की नीति का पुरजोर समर्थन किया। गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक न्याय का एक सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को केवल अपने शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी जीविका का अर्जन करना चाहिए। शारीरिक श्रम जब तक किसी गतिविधि में, किसी कार्यक्रम में या किसी आजीविका में समाहित नहीं होगा या उसको मिलाया नहीं जाएगा, तब तक व्यवहारिक रूप में जो भी संपत्ति अर्जित की जाती है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के अन्याय के आगमन का या अन्याय की उपस्थिति का आभास होता है। तो गांधी ये मानते हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए मानसिक श्रम यदि करना है तो मानसिक श्रम के साथ साथ उसका औचित्य तभी निर्धारित होगा जबकि वो उसमें शारीरिक श्रम की पूर्ति भी करे। बिना शारीरिक श्रम के यदि कोई संपत्ति का अर्जन करता है तो गांधी के अनुसार उस संपत्ति अर्जन में आर्थिक न्याय के तत्व का क्षेत्र जो है वो बहुत संकुचित होगा। भावनात्मक रूप में एक परम आवश्यकता है आर्थिक न्याय की स्थापना समाज के लिए। समाज को एक उत्कृष्ट और एक अधिक मानवीय प्रकार की इकाई बनाना, जिसमें समानता के, न्याय के और स्वतंत्रता के आधार को कायम करने के लिए गांधी ने आजीविका के उपार्जन में श्रम की अनिवार्यता को शामिल, शारीरिक श्रम की अनिवार्यता को शामिल किया है।
और आर्थिक न्याय के संदर्भ में गांधी ये भी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, आर्थिक आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ये असीमित प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं या उनका आवश्यकताओं का जो दायरा है, जब वो असीमित हो जाता है तो वो एक प्रकार से नियंत्रण की परिधि के बाहर चला जाता है और किसी भी प्रकार की आपाधापी या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या समाज में असंतुलन का कारण भी बन जाता है। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। जैसा हमने पूर्व में देखा कि गांधी का आर्थिक दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पर आधारित है और वो सूत्र जिसको हम पुनः उल्लेखित करते हैं कि इस धरा में समस्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता तो है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी में नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति चाहे संख्यात्मक रूप में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अगर सीमित या संख्यात्मक रूप में अधिकतम करेंगे तो भी समाज में वो ही विकृति उत्पन्न होगी जिसके प्रति गांधी ने चेतावनी, एक प्रकार का विकल्प की व्यवस्था के बारे में सोचने को कहा है। ये असीमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक प्रकार से प्राकृतिक और प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो सह जीवन है, सह अस्तित्व है, उसमें असंतुलन उत्पन्न करता है और वो अनेक प्रकार के भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, न्यायकारी समस्त क्षेत्रों के लिए नकारात्मक चुनौतियां उत्पन्न करता है। तो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में, अपने आजीविका के प्रत्येक कार्य में शारीरिक श्रम को शामिल करे और साथ ही साथ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की जो परिधि है वो बहुत सीमित रखे, यथासंभव सीमित रखेगा प्रत्येक व्यक्ति, तो ना तो प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन होगा और ना ही उनसे होने वाले कुप्रभाव के कारण समाज में विविध क्षेत्रों में असंतुलन पैदा होगा। इसके अतिरिक्त गांधी ने अस्तेय व्रत का पालन करने का भी सुझाव दिया है। आर्थिक दर्शन में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अस्तेय व्रत, अस्तेय का मतलब होता है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति शारीरिक श्रम के माध्यम से अपनी आजीविका का निर्धारण करे, उसका पालन करे और जो सामान्य रूप में जो संग्रह है, एक प्रवृत्ति है अपरिग्रह व्रत का और अस्तेय, चोरी ना करे किसी प्रकार की और अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद अनावश्यक चीज़ों का किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे। क्योंकि सामान्य रूप में भी हम देखते हैं कि संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य में इतनी अधिक हो जाती है एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में कि उसकी कहीं कोई अंतिम सीमा नज़र नहीं आती। धन दौलत के रूप में, प्रॉपर्टीज़ के रूप में इतना संग्रह कि उसकी किसी प्रकार की अंतिम सीमा का निर्धारण नहीं करता वो संग्रह करने वाला व्यक्ति। तो अत्यधिक संग्रह जो है वो समाज में पूंजी वितरण में विषमता उत्पन्न कर देता है। अत्यधिक संग्रह एक प्रकार से व्यक्ति के मनोबल को भी कमजोर कर देता है। उसे स्वयं अपनी क्षमताओं पर इतना विश्वास नहीं रहता और वो अनावश्यक संग्रह की प्रवृत्ति में समाज में एक बहुत बड़ा विकार उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह यानी अनावश्यक संग्रह नहीं, बल्कि आजीविका अपने बूते पर, अपनी क्षमता पर, अपने उसमें शारीरिक श्रम के समन्वय के आधार पर आजीविका का निर्धारण और उसका पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त गांधी ये मानते हैं कि आर्थिक न्याय जो है वो व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों का जो निर्वाह किया जाता है
और उस कर्तव्य निर्वाह का जो परिणाम प्राप्त होता है, इसके बीच में जो विवेक सम्मत संतुलन है, वो संतुलन आर्थिक न्याय के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो आर्थिक न्याय का सिद्धांत व्यावहारिक रूप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विवेक सम्मत आधार पर समाज में संतुलन कायम कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। जब तक व्यक्ति मात्र को आवश्यकताओं की पूर्ति का अनिवार्य आधार प्राप्त नहीं होगा, तब तक व्यक्ति में आत्मसंतोष उत्पन्न नहीं होगा और उस आत्मसंतोष के अभाव में वो व्यक्ति समाज के विकास में किसी प्रकार से कोई सक्रिय योगदान, सकारात्मक योगदान या अधिक उत्पादकता के साथ अपनी क्षमता की स्थापना समाज में नहीं कर पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक न्याय की पूर्ति में सहायक हो सकता है अपने कर्तव्य पूर्ति की प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी का पालन करके। और ये तभी होगा जब व्यक्ति इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे। प्रत्येक व्यक्ति, ये उसकी जिम्मेदारी है, हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज की एक ऐसी व्यवस्था कायम करे जिसमें अपने श्रम द्वारा स्थापित एक कर्तव्य निर्वाह की जो परिधि है उसमें व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार बना रहे, और इससे जो एक प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा वो विवेक सम्मत संतुलन होगा। और इसी विवेक सम्मत संतुलन से गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की, मौलिक आवश्यकताओं की अनिवार्य पूर्ति का आश्वासन उस प्रकार के समाज में प्राप्त होगा। अन्यथा व्यक्तिगत संपत्ति का अबाध सृजन और निर्माण और उस पर नियंत्रण, लालच की असीमित अभिव्यक्ति, ये इस प्रकार के कारक हैं जो समाज को व्यावहारिक रूप में कहीं भी विकास की तरफ अग्रसर नहीं कर सकते। और इस तरह गांधी ये मानते हैं कि सचेतन प्रयत्नों द्वारा नैतिक उत्थान के लिए व्यक्ति का समर्पण होना चाहिए। यानी सक्रिय रहकर पूर्ण चेतना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति नैतिक उत्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखे। इसका मतलब है गांधी ये स्पष्ट रूप से एक प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक संग्रह या आर्थिक उपलब्धि मात्र नहीं है, बल्कि नैतिक रूप में अधिक वैल्यूज़ के साथ, अधिक मूल्यों के साथ उनकी सुनिश्चितता की व्यवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से अग्रसर रहे और सक्रिय बने। और ये सक्रियता जो है नैतिक दायित्व की पूर्ति और नैतिक उत्थान की पूर्ति के संदर्भ में गांधी ये मानते हैं कि इसके सर्वश्रेष्ठ उपाय जो हैं वो कुछ साधन हैं या माध्यम हैं, जिनमें आर्थिक न्याय की स्थापना जो है वो परम है। और इस आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए शारीरिक श्रम की अनिवार्यता, अपरिग्रह और अस्तेय सिद्धांत, कर्तव्य पालन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की ईमानदार कोशिश और साथ ही साथ नैतिक उत्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पूर्ति के साथ साथ समाज की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में प्रकृति के आर्थिक वितरण के सिद्धांत के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। और इसीलिए गांधी ये मानते हैं कि सामान्यतः हम देखें तो एक हाथी जो है, जिसका शारीरिक आकार बहुत बड़ा है, तो एक हाथी को उतनी मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि उसके शरीर की आवश्यकता के अनुपात में जरूरी है। लेकिन जैसे गांधी का ये मानना है कि यदि समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा अधिक संसाधनों का प्रयोग तभी औचित्यपूर्ण माना जाएगा
जब वो अपनी संग्रह के मात्रा के अनुरूप ही सेवा प्रदान करके समाज में उस उपयोग को या उस उपभोग को उचित सिद्ध कर सके। तो गांधी जैसे हाथी है, उसके शरीर का आकार बड़ा है तो उसको अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। इसके लिए हाथी को अधिक शारीरिक श्रम करके जो उपभोग उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है उसके औचित्य को सिद्ध करना चाहिए। ये एक उदाहरण है, और यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने एक चींटी के बराबर ही भोजन किया है। चींटी जो आकार में बहुत लघु छोटी है, बहुत कण की, उसको एक छोटे से कण की आवश्यकता होती है अपनी भूख मिटाने के लिए या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और हाथी को मनोभोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि अधिक ग्रहण करके, अधिक परिश्रम करके उस उपभोग को उचित सिद्ध किया जा सकता है, तो हाथी द्वारा ग्रहण किया गया अधिक मात्रा का भोजन चींटी द्वारा ग्रहण किए गए कम से कम एक कण के बराबर हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी करें उसमें मानव हित का विचार समाहित होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। ये नैतिक दायित्व है व्यक्ति मात्र का कि वो नैतिकता के आधार पर समाज के विकास में, समाज की उन्नति में, आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय की स्थापना में समाज को एक उत्कृष्ट आधार प्रदान करें। धन्यवाद।